नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम 5th चैप्टर के तीसरे भाग में आ चुके हैं। शेरू भाई, चैप्टर का नाम क्या है? Kingdoms and King and its Republic people. तीसरे पार्ट में हम हैं। तीसरे पार्ट में सर को नाम याद नहीं हो रहा है। किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। भाई मेरा नाम क्या है? मेरा नाम भी नहीं गलत बताया इन्होंने। अभिषेक है हमारा नाम। चलिए कोशिश करेगा आप नाम याद रखिए। और ये आखिरी चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। उससे पहले हम एक सवाल पूछेंगे शेरू से। शेरू, हमने एक बताया कि जो लोग हमारे पुराने वीडियोस में जिस पे हमने कवर किया जनपद को उनके फोर्टिफिकेशन को, किस टाइप के लोग थे, क्यों फोर्ट्स बनाते थे और एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आए थे। तो हमने उसमें बात की कि जो चावल की सैम्पलिंग्स लाते थे वो लोग, तो जब चावल को गाड़ेंगे उखाड़ के, एक बार उखाड़ना होता था और एक बार डालना होता था एक जगह से दूसरी जगह में। तो शेरू, क्या ये आसान काम था? नहीं। हाँ, मतलब कमर की तो लग जाती होगी, बिकॉज इतने सारे छोटे छोटे चावल के सैम्पलिंग्स, उसको उठा के फिर एक जगह पे लगाना बहुत कठिन काम था। लेकिन फिर उसके बाद से आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो एग्रीकल्चर में इतने बदलाव आए, तो इससे बेनिफिट क्या मिलता होगा राज्य को? शेरू, इससे हम सारी जनता को अच्छे से खाना खिला सकते होंगे। जी हाँ, क्योंकि जब राज्य बढ़ रहे थे, लोग बढ़ रहे थे, राजाएं, सेनाएं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही थी, तो जब कोई चीज़ बढ़ती है, जब रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो इनोवेशन तो बढ़ता ही है। तो इसलिए इनोवेशन होना लाजमी था। अब हम बात करेंगे मगध राज्य के बारे में। मगध राज्य करीब करीब एक वन ऑफ द महाजनपद था। 2300 साल के आस 2500 से 2300 साल के बीच में ये काफ़ी फ्लरिश हो चुका था। सबसे पावरफुल राज्य माना जाता था। गंगा नदी और सोन नदी के तट पे पूरा राज्य बसा हुआ था। पहले इस राज्य को समझेंगे। ये राज्य में जो अभी इस वक्त का बिहार है वो नॉर्मली कवर करता है। वैसे ये काफ़ी बड़ा राज्य था। ये इस राज्य का जो एंडिंग पॉइंट था वो माना जाता है साउथ इंडिया में भी कवर होता था। काफ़ी बड़ा पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इसने कवर किया था मगध राज्य ने। नॉर्थ वेस्टर्न साइड से लेके साउथ साइड पे भी ये एरिया कवर था। बट जैसे इस वक्त हमारे पास प्रॉपर बाउंड्री मार्क्ड होती है, उस वक्त इतनी प्रॉपरली बाउंड्री मार्क नहीं था। तो नॉर्मली इसको गंगा के प्लेन्स के पास में इसका लेकिन प्रॉपर कंट्रोल था। जो मगध राज्य का जो जोग्राफिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो उसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट जो कि काफ़ी रिसोर्सेस रिच था, क्योंकि अगेन गंगा का प्लेन्स था। गंगा के प्लेन्स के पास में जो भी फॉरेस्ट होंगे वो काफ़ी रिच इन रिसोर्सेस होंगे। फिर मगध राज्य में, बिहार में आयरन के कई सारे ओर्स मिले थे, कई सारे सोर्सेस मिले थे। और बिहार इस पर्टिकुलर रिसोर्सेस के लिए काफ़ी फेमस भी है। तो जो वेपन्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी वो आयरन से मिल जाती थी। तो मगध राज्य को पावरफुल इसलिए था क्योंकि उसके पास सब कुछ था। मगध राज्य का कैपिटल राजगृह करके एक जगह है, वो माने जाता था, जो कि अब आज की डेट में उसको राजगीर बोला जाता है। फिर उसके बाद से उसको पाटलिपुत्र में बाद में लेटर ऑन शिफ्ट हुआ। आज की डेट में पाटलिपुत्र को पटना माना जाता है। तो अब इसको समझेंगे। जो मगध राज्य जो था उसमें लोगों के पास गंगा नदी के होने के वजह से काफ़ी एडवांटेज था। पहला एडवांटेज ट्रांसपोर्टेशन गंगा नदी से बहुत आसान हो जाता था। नदी जैसे हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। इसलिए किंगडम पे कंट्रोल कर पाना काफ़ी आसान हो गया था मगध राज्य के रूलर्स को। दूसरा था जब वाटर की सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, फिर वाटर की सप्लाई, क्योंकि जब लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा बढ़ती है, पानी की रिक्वायरमेंट्स थी, वो हुआ। और उसके बाद से लैंड को काफ़ी फर्टिलिटी मिल जाती थी। तो ये मगध राज्य के कुछ बेनिफिट्स मिल जाते थे बाकी अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड थे इसमें बड़े बड़े एलिफेंट्स थे और उन एलिफेंट्स को ट्रेन करके उनको आर्मी में डाल दिया गया था।
और इसके वजह से काफ़ी उनकी मजबूत आर्मी थी। हमने देखा फोर्टिफिकेशंस भी बड़े बड़े बने हुए थे। शेरू, आप एलिफेंट से डरते हो या नहीं डरते हो? मैं क्यों डरूंगा, वो तो मेरे दोस्त है। ओके, वो इंसानों के भी दोस्त बन गए थे एलिफेंट्स। सो एलिफेंट्स जब आर्मी में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया तो आर्मीज काफ़ी मजबूत हो गई थी, और आयरन ओर की जो हमने बताया कि वो उससे कई सारे वेपन्स बनना शुरू हो चुका था। फिर उसके बाद से एक बार माना जाता है करीब 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जो है वो मेसोपोटामिया नाम का किंगडम से आया हुआ था। ग्रीस में इस वक्त बेस्ड है, और वहाँ से वो आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बट उससे पहले ऑलरेडी उसने इजिप्ट और कई जगह कैप्चर कर लिया था। फिर वो इंडिया में घुसने की कोशिश किया। फिर जब घुसने के बाद जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाउंड्री के पास वहाँ के जो अलेक्जेंडर के आर्मी से उसको पता चला कि यहाँ के राज्यों के पास प्रॉपर एक आर्मी है, चैरियट्स हैं यानी रथ हैं, कई सारे फुट सोल्जर्स हैं, हाथी के साथ ये लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर गए थे और उन्होंने लड़ना नहीं चाहा, जो कि अपने आप में बताता है कि हमारी आर्मी उस वक्त कितनी एडवांस थी। फिर हम दूसरी तरफ पे देखेंगे, एक जगह जहाँ पे एक राज्य जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और एक है महापद्मनंद। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। बट जो मगध था वो एक वन रूलर कंट्रोल था, मतलब एक आदमी पूरे एरिया को कंट्रोल करता था, किंग था। दूसरे साइड वज्जी पे एक तरीके से लूज डेमोक्रेसी था। अब वो क्या होता है, यानी वहाँ पे एक राजा नहीं होता था, वहाँ पे कई लोग राजा आते थे, उनको जन बोला जाता था, सॉरी गण, जन इस जनता को जन बोलते हैं, गण या फिर संघ, एक तरीके का समूह जहाँ पे लोग आके किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर, किसी भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते थे। जैसे कोई दूसरा राज्य अगर आ रहा है हमला करने के लिए, तो जहाँ पे अगर मगध राज्य में कोई एक आदमी हमला करने के लिए आएगा तो उसमें सिर्फ राजा सोचेगा कि क्या किया जा सकता है। प्रॉबेबली राजा के पास एक असेंबली होगी जहाँ पे उन लोगों से बात करेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन राजा का होता था। बट वज्जी में लोग एक साथ मिलके कॉमन डिसीजन पे आते थे। एक तरीके से वहाँ पे कोई राजा नहीं था, एक असेंबली बनाई जाती थी जहाँ पे लोग डिस्कशन करते थे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, बुद्धिज्म, ये यहाँ से शुरुआत हुई। इसके कई सारे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में बुद्धिज्म की बात की जाती है। अगर आप पेज नंबर 54 पे जाएंगे तो यहाँ पे एक डिस्कशन की हुई है दीघ निकाय, जो कि बुद्धिज्म में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। सो जैसे हमने बताया कि बुद्ध और महावीर, जो दो अलग अलग रिलीजन बाद में जाके उन्होंने बनाया है, उनके फॉलोअर्स ने दो अलग अलग रिलीजन बनाया, वो उस वक्त वज्जी राज्य में पाए गए थे। वैशाली इनका कैपिटल था माना जाता है, और वैशाली जो बिहार में है वो कैपिटल था। और लेकिन यहाँ पे जो बुद्ध थे वो सिर्फ एक राज्य पे लिमिटेड नहीं थे, हालांकि वज्जी के काउंसिल में आते थे, बट सिर्फ वज्जी तक ही लिमिटेड नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, अजातशत्रु वो बुद्ध के पास गए और उन्होंने कैप्चर करने पूछा कि मुझे वज्जी को कैप्चर करना है, आप उसके लिए कुछ राय दीजिए कि कैसे कर सकते हैं। शेरू, आप एक बात बताओ, मान के चलो आप अगर वज्जी के एक राजा हो जहाँ पे लोग डिसीजन लेते थे, वहाँ पे राजा हो आप, तो क्या वहाँ पे अगर आपको ये पता चलता कि ये लोग हमला करने वाले थे तो आप क्या डिसीजन लेते? मैं वो इस इंसान से बात करता जो हम पे हमला करने वाले होते थे। वाह, ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि आप शेर हो, दहाड़ दोगे एकदम से। बट वाह, काश उस वक्त के लोग ऐसा कुछ करते। बट हाँ, वज्जी में ऐसा कुछ हुआ। तो उस वक्त बुद्ध जी ने कई सारी चीज़ें को बताई कि सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ये जो संघ है क्या वो रेगुलरली आता मिलता है अपने आप से, क्या सब में एक दूसरे की बातें सुनी जाती है? तो उस आंसर हाँ था। हालांकि एक गलती थी उस संघ में, उस संघ में औरतों को अलाउड नहीं किया जाता था, औरतें नहीं होती थी उस संघ में, और दूसरा जो वहाँ के वर्कर्स होते थे वो संघ में नहीं था। तो इसलिए उसको प्योर डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की जो ज़रूरतें होती हैं, कुछ सेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए लोग, वो चीज़ वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने, बुद्ध जी ने बोला कि वज्जी को कैप्चर करने के लिए आप तभी कर पाओगे जब ये
पॉइंट्स को फोकस करिए। दे होल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, क्या वो लोग बार बार मिलते हैं और जो असेंबली होता है वो पब्लिक होता है, लोगों को पता चलता है उसमें क्या डिस्कशन है। अगर ऐसा है तो कैप्चर नहीं किया जा सकता, वो प्रॉस्पर करेगा वज्जी। फिर दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, जो सारे राजा थे वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, तो वज्जी सिर्फ प्रॉस्पर करेगा। फिर बोला था दे फॉलोड एस्टैब्लिश रूल, मतलब वो एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो रूल बनाते हैं उस पर वो टिकते हैं, उसको फॉलो कराते हैं। अगर ऐसा है तो वज्जी सिर्फ प्रॉस्पर करेगा। फिर वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, मतलब जो औरतों की इज्जत और औरतों को चॉइस देना, हालांकि उनके काउंसिल में औरतें नहीं थी बट इसके बावजूद भी औरतों को अगर वज्जी के लोग इज्जत देते हैं तो वज्जी सिर्फ प्रॉस्पर करेगा। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, जो वहाँ के बूढ़े लोग थे, पुराने लोग थे, अगर उनकी बातें सुनी जाती है, उनकी कद्र की जाती है तो वज्जी सिर्फ प्रॉस्पर करेगा। चैत्य, जो लोकल श्राइन्स है वहाँ पे चैत्य वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, जो वहाँ पे जैसे हमारे पास मंदिर हैं जो एक रिचुअल प्रैक्टिसेस जहाँ पे की जा सकती है, अगर वो हर जगह पे टाउन में भी या चाहे विलेजेस में भी अगर उसको मेंटेन किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है तो वज्जी सिर्फ प्रॉस्पर करेगा। मंदिरों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारे हिस्ट्री में, बिकॉज मंदिर पे जो लोग आते थे, मिलते थे, एक साथ डिस्कशन करते थे, एक तरीके से यूनाइट करके रखता था एक सेक्शन को मंदिर। फिर उसके बाद से वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो देश है भारत, उसमें हम कई सारे लोगों, यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं और सबकी बातें सुनी जाती है, सबको इज्जत दी जाती है। वैसे ही वैशाली में ये कहा गया था, वैशाली माफ़ करिएगा वज्जी, जिसके कैपिटल वैशाली था, उसमें ये कहा जाता था कि अगर सारे तरीके के लोग आते हैं, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी बिलीफ्स को बोला जाता है कि आप उनको फॉलो करिए, अगर हर आदमी की, हर बिलीफ की इज्जत होती है तो वज्जी सिर्फ प्रॉस्पर करेगा। तो इस तरीके से जो गण बना था, जो संघ बना था, काफ़ी मजबूत बना था। लोगों ने उसको कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। इनफैक्ट 1000 सालों तक ये संघ चला, करीब करीब 2500 सालों से पहले से इसकी शुरुआत हुई थी और ये करीब 1500 साल तक ये संघ को तोड़ा नहीं जा सका था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे जब मौर्य फैमिली ने, हम जो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जब मौर्य फैमिली आना शुरू हुई तब ये जाके संघ कहीं ना कहीं हारा था। और कहते हैं उस वक्त हारने के भी रीज़न ये था कि जो वहाँ के राजा थे वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होना शुरू हो गए थे। वो संघ को, जैसा संघ होना चाहिए वैसा नहीं हुआ था। जब आदमी एकजुट होता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। जब आदमी से वो एक एक कड़िया जो है वो टूटना शुरू हो जाती है तो पूरा ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है, पूरी नींव टूटना शुरू हो जाती है। कुछ न कुछ संघ के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये दिखाता है कि जो मगध के राज्य थे आए और विलुप्त होते गए, लेकिन जो संघ का राज्य था वो काफी लंबा चला। अब वैसे ही कैसा लगा? अच्छा था सर। और आपको क्या लगता है कि आप किस राज्य में रहना पसंद करोगे, मगध या वज्जी? वज्जी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर खुली सोच थे लोगों की। हाँ, लोगों के लिए रहना आसान था, कल्चर का फ्लरिश होना आसान था, और इसलिए वैशाली में बुद्धिज्म, महावीर जी थे वहाँ पे। सो उन लोगों से जो धर्म निकलना शुरू हुआ वो प्रोपगेट हो सके। बाकी जगहों से प्रॉब्ली इतना आसान नहीं होता, बट इन जगहों से ये चीज़ें आसान होना शुरू हो गया था क्योंकि यहाँ पे लोगों को खुली जगह दी गई थी, खुली सोच को, खुली प्रीचिंग्स करने के लिए मिला था मौका, और हर बिलीफ्स का इज्जत होता था, रिस्पेक्ट होता था। वैसे ग्रीस में एक जगह का नाम है, हम एथेंस के बारे में बात करेंगे आपके पेज नंबर 55 में। वहाँ पे ऐसे ही कुछ न कुछ वज्जी जैसे ही सिमिलर एक काउंसिल मिलती थी जहाँ पे हर आदमी जो कि 30 साल के ऊपर होता था उसको दिया जाता था कि आप फ्रीडम ऑफ चूजिंग द रूलर, और हर एक पोजीशन के लिए वहाँ पे या तो लॉटरी बेस्ड होता था या तो आदमी जाके वहाँ पे अपने आप को अपॉइंट कर सकता था कि मैं इस काम के लायक हूँ, मुझे इस काम के लिए बन सकता है। बट उसके लिए अगर कई लोगों ने अपने आप को नॉमिनेट किया तो शायद उसमें से लॉटरी होती थी, उस लॉटरी में से जो भी निकलता था उसको अपॉइंट किया जाता था। पब्लिक मीटिंग्स होती थी वहाँ पे। तो लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि जो बाहर से आने वाले फॉरेनर्स थे जो कि वहाँ पे सेटल हो चुके थे ग्रीस में, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती थी।
औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती थी। और भी कई सारे जो लोग थे, जो स्लेव्स थे एथेंस में, कई सारे स्लेव्स वहाँ पे आए थे एथेंस में, जबकि कई सारे वॉर्स में कैप्चर होके वहाँ पे उनको रखा गया था बाकी कामों के लिए, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी जा सकती थी। तो सवाल उठता ये कि क्या एथेंस में डेमोक्रेसी थी? हाँ, डेमोक्रेसी का मतलब हर एक आदमी को इक्वल रिप्रेजेंटेशनल का राइट्स देना चाहिए। हर एक आदमी के पास हक होना चाहिए उस जगह का राजा चुनने के लिए। औरतों को राइट्स नहीं मिला था, 30 साल के नीचे के लोगों को राइट्स नहीं मिला था, जो वहाँ पे सेटल्ड क्राफ्ट्समैन थे जो कि प्रॉपर नेशनैलिटीज हो गए थे उनको राइट्स नहीं मिला था, जो स्लेव्स थे उनको राइट्स नहीं मिला था। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं जिनको राइट्स नहीं मिला था, तो इसलिए वो प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं था, बट फिर भी काफ़ी क्लोज था। कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी भी वहीं से आई है। पॉलिटिकोस वर्ड का मतलब भी ग्रीस से आया है। इसका मतलब पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोग एक जगह पे आके बैठे बात करें और वहाँ से एक आइडियाज़ जनरेट हो, वो आइडियाज़ जो कि पूरी दुनिया को इकट्ठा करे। तो पॉलिटिक्स दुनिया को एक इकट्ठा करके उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन वो क्या पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्टिव है, इसके बारे में हम आगे सोचेंगे। और कैसे हमारे बुद्धिज़्म का जन्म हुआ, कैसे बुद्धिज़्म के थॉट्स आए, कैसे प्रोपगेट हुआ, फिर जैनिज्म, मोनास्ट्रीज, इन सब के ऊपर हम नज़र डालेंगे अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। उसको कोई अगर क्वेश्चन है, कोई सवाल है, किसी पॉइंट को आप भी चाहते हैं कि हम फोकस करें उसके ऊपर, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने इसके पहले वाले कोई वीडियोज़ को मिस किए तो आप उस पर जाके उसको भी देख लीजिए, रेफ़र करिए। और हिस्ट्री में मज़ा आना चाहिए, एक्सप्लोर करिए, उसको देख देख के पढ़िए, समझिए, और रटने या उसको ना उसके ऊपर फोर्स मत करिए। हिस्ट्री को ना कभी कभी अपने साथ लेके चलना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो बिलीव्स हैं वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। और लाइफ को जब हम इन बिलीव्स के साथ लेके चलते हैं तो लाइफ हमेशा अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। हमने यहीं पे अभी डेमोक्रेसी वर्सेस एक कंट्रोल्ड रूलर के बीच का डिफरेंस हमने देखा। चलिए, बहुत हो गई प्रीचिंग, सीरियस हो जाएंगे नहीं तो। धन्यवाद।